हाँ जी, आ जाइए मेरे फ्रेंड्स। फर्स्ट ग्रेड के हिंदी रिवीजन में मार्क्सवाद टॉपिक में ये हमारा तीसरा पार्ट होगा और आज कोशिश ये रहेगी कि हम इस जो टॉपिक है अपना इसको पूरा क्लियर कर पाएँ। 15-15 करके अपन ने 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ये देखिए 29, 30 ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, तो ये आपको याद होगा हीगेल और भौतिकवाद का सिद्धांत फायबाक, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब इसके आगे हम 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सुनिए ध्यान से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार सृष्टि का तत्व मैटर है, जिसका निरंतर रूप परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन की प्रणाली द्वंद्वात्मक है, जिसके अनुसार हर एक परिस्थिति के मूल में संघर्ष स्थित है और संघर्ष इसीलिए है कि उस परिस्थिति विशेष में ही उसके नाश के उपकरण सन्निहित है। परिस्थिति विशेष के इन्हीं विरोधी उपकरणों में संघर्ष होता है जो कालांतर में नई व्यवस्था का सर्जन करता है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? तो यहाँ ऑप्शंस देखिए। हिंदी साहित्य कोश, साहित्य का उद्देश्य, मार्क्सवाद और दर्शन कोश। यहाँ देखिए मैंने पहले ही लगा रखा है, तो हिंदी साहित्य कोश ये इसका उत्तर माना जाएगा। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। तो आंसर क्या होगा इसका? हिंदी साहित्य कोश में ये लिखा गया है। हिंदी देखिए 32 क्वेश्चंस में आ गए हैं अपन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रकाश में जब मानव समाज के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो मनुष्य के समूचे अतीत को एक व्यवस्थित अर्थसूत्र प्राप्त हो जाता है। उस समय इतिहास में इधर उधर बिखरी घटनाओं का संकलन नहीं होता। उसके चरणों में निश्चित गति और लय प्राप्त होती है। उसका निश्चित ऐतिहासिक नियमों में बंध जाता है। उन्हीं निश्चित ऐतिहासिक नियमों के समन्वित रूप को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक की है? तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसका आंसर माना जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो ये परिभाषा दी गई है इतनी बड़ी, वह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दी है। अब आप इसमें कोई कीवर्ड पकड़ सकते हैं, उसके अनुसार आप याद कर सकते हैं कि ये धीरेन्द्र वर्मा की परिभाषा है। देख लीजिएगा। 33 क्वेश्चंस है। मार्क्सवाद को किन घटकों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है? मतलब कौन से घटक है जिनके द्वारा अपन मार्क्सवाद को आसानी से समझ सकते हैं? तो ये सभी को याद होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, ये सभी महत्वपूर्ण घटक है मार्क्सवाद के। तो यहाँ आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ये उन्हीं को बता रखा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी हमारे मार्क्सवाद के घटक, महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। यह तो आपको पक्के याद करने ही करने हैं। ये समझ लीजिए कि यह तो हमको बिल्कुल रटकर चलना है मार्क्सवाद के साथ में। फिर हम आ जाते हैं 34 क्वेश्चंस में। मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष किनके बीच में रहा है? मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग संघर्ष जो हो रहा है वो किनके बीच हो रहा है? शासक और शोषित वर्ग, शोषक और सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, उपयुक्त सभी। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब का मतलब सेम ही है, बस इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। बाकी मतलब वही है कि एक शासक होता है और एक शोषित होता है। तो देखिए ये सभी ऑप्शंस, तो क्या आ जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी। मार्क्सवाद में होता यही है, सिंपल, बस इसी पे ये पूरा मार्क्सवाद टिका हुआ है कि इसमें वर्ग संघर्ष चलता है। एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मार्क्सवाद के अनुसार अब तक मानव इतिहास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है? आदिम अवस्था, दास अवस्था, सामंता अवस्था और उपयुक्त सभी। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। आदिम अवस्था, दास अवस्था और सामंता अवस्था, तो ये तीनों अवस्थाओं से मार्क्सवाद गुजरता है। उपयुक्त सभी आंसर आएगा। मार्क्सवाद के अनुसार मानव इतिहास गुजरता है इन तीनों अवस्थाओं से। हम जानते ही हैं आदिम अवस्था बहुत पुरानी, फिर दास अवस्था, सामंता अवस्था, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये देखिए इसको चारों को बता रखा है, आदिम अवस्था, दास अवस्था, सामंता अवस्था, पूंजीपति अवस्था या पूंजीवाद। ये जो सबसे ज़्यादा वर्तमान में चलता है पूंजीपति अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 36 नंबर। मार्क्सवाद के अनुसार वर्तमान में कौन सी अवस्था विद्यमान है?
अभी जो वर्तमान, जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्तमान में कौन सी अवस्था विद्यमान है? पूंजीपति अवस्था। यह सबसे पुरानी मानी जाएगी आदिम अवस्था, और पूंजीपति अवस्था जो है वो वर्तमान की अवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 37 क्वेश्चन। मार्क्सवाद पुस्तक व पुस्तककार का संगत क्रम है। यहाँ क्रम पूछा है, पुस्तकों के नाम दिए हैं और पुस्तककार के नाम दिए हैं। अर्नेस्ट फिशर, जो अर्नेस्ट फिशर है मार्क्सवादी, उनकी पुस्तक का नाम है कला की ज़रूरत। कॉर्डविल का है विभ्रम तथा यथार्थ। मैक्सिम गोर्की है व्यक्तित्व का विघटन, और उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। तो हमें यहाँ ये तीनों ही याद करने को मिल रही है, तीनों को ही याद कर लीजिएगा। अर्नेस्ट फिशर की कला की ज़रूरत है, कॉर्डविल विभ्रम तथा यथार्थ है, मैक्सिम गोर्की व्यक्तित्व का विघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, मार्क्सवाद को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य जो आप पढ़ते हैं उसमें मार्क्सवाद को किस नाम से जाना जाता है? सब जानते हैं, प्रगतिवादी जो है वो मार्क्सवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शंस और दे रखे हैं, बनारस, नई दिल्ली, कलकत्ता, लेकिन यहाँ उत्तर सही माना जाएगा लखनऊ। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है 39 देख लिया। 40, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ये अपन को पूछा है कहाँ हुआ है, और इसमें पूछ लिया है कब हुआ है। तो 1936, आपको याद होगा प्रेमचंद वगैरह जो अध्यक्ष रहे थे, वही प्रगतिशील लेखक संघ था, और ये 1936 में हुआ, लखनऊ में हुआ। चलिए आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? ये देख लीजिए, मैंने बता ही दिया था आपको, किसने करी थी? प्रेमचंद ने। ऑप्शंस देखिए, यहाँ गुलेरी जी है, अज्ञे है, जैनेंद्र है, लेकिन अपना उत्तर क्या माना जाएगा? प्रेमचंद माना जाएगा। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने करी थी, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। 42 नंबर क्वेश्चंस में आ जाइए, अब सौंदर्य केवल सुंदर स्त्री के लिपस्टिक लगे होठों में ही नहीं देखना होगा। बहुत प्यारा कथन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब सौंदर्य केवल सुंदर स्त्री के लिपस्टिक लगे होठों में ही नहीं देखना होगा, अपितु बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाकर काम करने वाली युवती के पपड़ी पड़े होठों में भी सौंदर्य देखना होगा। कितनी प्यारी बात है। ये किसने कही है? किस आलोचक का कथन है ये? तो ये कथन है प्रेमचंद जी का। बहुत ही अच्छे विचार थे इनके। केदारनाथ पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा ऑप्शंस में दे रखे हैं, पर अपना उत्तर क्या है? प्रेमचंद। चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाइए 43, प्रमुख मार्क्सवादी उपन्यासकार है? रामेश्वर शुक्ल, अमरकांत, यशपाल, भैरव प्रसाद, भीष्म साहनी, अमृत राय, उपयुक्त सभी। तो ये प्रमुख मार्क्सवादी उपन्यासकार है। ये सभी उपन्यासकार जो है वो मार्क्सवादी माने जाते हैं। तो मार्क्सवादी कौन कौन हुए, याद कर लीजिए, इनको सभी को अच्छे से पूरा घोट के पी जाना है। रामेश्वर शुक्ल, अमरकांत, यशपाल जी, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, अमृत राय, उपयुक्त सभी। तो हमें सबके नाम याद होने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन में, प्रमुख मार्क्सवादी कवि है? कवि पूछा है, यहाँ उपन्यासकार थे, अब ये कवि है। जो हम प्रगतिवादी कवि पढ़ते हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे आप, तब पढ़ लीजिएगा इन सभी को। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, नगेंद्र शर्मा, त्रिलोचन रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रानंदन पंत, राघे राघव, और बहुत बहुत प्यारे निराला जी। तो ये है उपयुक्त सभी। ये सभी मार्क्सवादी कवि है। मतलब आप देख लीजिए कि मार्क्सवादी कवि है वह सबको बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि इनकी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत बहुत ही अच्छी विचारधाराएं रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 45, प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक है? जस्ट ए मिनट, यस, कौन से क्वेश्चन में? 45 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक है। अच्छा, यहाँ आलोचक पूछा है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ उपन्यासकार पूछा था तो आपको सेपरेट सेपरेट सबको याद रखना है। ये उपन्यासकार है, ये कवि हैं, और ये आलोचक है। अब आलोचक में कौन कौन आ जाएंगे? रामविलास शर्मा का नाम सबसे पहले आलोचक में आता ही है।
बार बार आपको देखने को मिलेगा जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो। अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, राघे राघव। देखिए राघे राघव इसमें भी है, आलोचक में भी है, और मार्क्सवादी कवि यहाँ कवि के अंदर भी राघे राघव है। और डॉक्टर नामवर सिंह हैं, डॉक्टर चंद्रबली पांडे। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर है, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। ये सभी आलोचक है जो प्रमुख मार्क्सवादी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं तथा प्रगति और परंपरा नामक मार्क्सवादी रचना किसकी है? ये दो रचनाएं हैं। पूछा है कि नामक इन जो ये है रचनाएं वह किस मार्क्सवादी रचना, सॉरी एक मिनट, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं तथा प्रगति और परंपरा नामक मार्क्सवादी रचना किसकी है? ओके, किसकी पूछा है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की, राघे राघव की, अमृत राय की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो ये प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और प्रगति और परंपरा दोनों ही रचना किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ये उत्तर माना जाएगा द। आगे देखिए, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। ये तो सभी को याद है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जैसी प्रगतिवादी रचनाएं किनकी है? इनके रचनाकार कौन हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, नागार्जुन। तो आपको दिख ही रहा है, बे आंसर माना जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कविता के नए प्रतिमान प्रगतिवादी रचना किसकी है? कविता के नए प्रतिमान प्रगतिवादी रचना किसकी है? अमृत राय, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो यहाँ आंसर लगा ही रखा है, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हैं कविता के नए प्रतिमान, यह रचना इनकी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, तुलसीदास नामक प्रगतिवादी। देखिए ये तो रचनाओं के नाम है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये एक तरह से फैक्ट है, इनका कोई इलाज नहीं है। आप कैसे भी इनको ट्रिक से याद करें, कैसे भी याद करें, पर ये हमको याद होने चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। तुलसीदास नामक प्रगतिवादी रचना के रचनाकार है। तुलसीदास सबको पता है, ये निराला जी की प्रगतिवादी रचना है। ये तुलसीदास वाला तो उसमें भी आता है ना, अपने पाठ में भी, निराला जी की रचना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन, साहित्य का उद्देश्य पुस्तक के रचनाकार। साहित्य का उद्देश्य किसकी है? पुस्तक प्रेमचंद जी की। नगेंद्र अग्गे, निराला भी ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? प्रेमचंद। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद के दो स्वरूप है। पहला सृष्टि और समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन, और दूसरा उसी संचित अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का प्रयास। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये कथन है कि मार्क्सवाद के दो स्वरूप है। थोड़ा सा ट्रिक इसको पकड़ लीजिए, एक कीवर्ड पकड़ लीजिए इसका कि मार्क्सवाद के दो स्वरूप किसने दिए हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आंसर क्या आएगा अपना? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का यह कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 52, मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा है, किंतु समाजवाद के इतिहास में मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद की श्रेणी प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक समाजवाद एंगल्स के अनुसार वह समाजवाद है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पहले उन तमाम वैज्ञानिक नियमों को ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वैज्ञानिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन होते हैं। एंगल्स का कहना है कि सामाजिक गत्यात्मकता नियम विहीन नहीं होती। यदि हम इन नियमों को जान लें तो उसी के अनुरूप समाजवादी परिवर्तन कर सकेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद जिस स्थान पर खड़ा है वह स्वप्नों और भावनाओं की कोमल भूमि नहीं है, वरन सत्य और परिस्थिति का कठोर धरातल है। बहुत ही अच्छा कथन है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर अमरनाथ का कथन है। देखिए इसमें भी आपको कोई ना कोई कीवर्ड पकड़ना होगा, बाकी इतने बड़े बड़े जो कथन है वे आप याद नहीं रख पाएंगे, तो इनमें कोई कीवर्ड पकड़ लीजिएगा और फिर ही इसको याद कीजिएगा। तो ये किसका है? डॉक्टर अमरनाथ का है। चलिए आगे देखते हैं 53, मार्क्सवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? मार्क्सवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सैद्धांतिक भौतिकवाद, व्यवहारिक भौतिकवाद। ये हमको पता है। दार्शनिक दृष्टिकोण इनका कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दोनों से मिलकर इन्होंने बनाया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर पे आ गए अपन। मार्क्स के अनुसार राज्य किसका प्रतीक है? मार्क्स के अनुसार मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य जो है वो किसका प्रतीक है?
शासन का, सत्ता का, वर्ग संघर्ष का, अत्याचार का। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? वर्ग संघर्ष। पता ही चल रहा है पूरे टॉपिक के अंदर वर्ग संघर्ष को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ग संघर्ष पर ही ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष। राज्य किसका प्रतीक है? वर्ग संघर्ष का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। हीगेल प्रत्यय के इतिहास में ही संघर्ष का इतिहास देखता है। हीगेल जो अपन ने पढ़ा था पहले, किंतु मार्क्स के अनुसार प्रत्यय गौण है और पदार्थ। अच्छा चलिए बताइए, हीगेल किस में पढ़ा था? कौन से क्वेश्चंस में आया था हीगेल आंसर? जो हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखा था उसमें आया था हीगेल। याद आया? हीगेल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, ये देखिए द्वंद्वात्मक क्वेश्चन नंबर 29 में देखा था हमने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में द्वंद्वात्मक का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया है? तो हीगेल से। और जब भौतिकवाद का पूछे तो क्या उत्तर आएगा? फायबाक। इनको सेपरेट याद रखना है। द्वंद्वात्मक पूछे तो हीगेल, भौतिकवाद पूछे तो फायबाक, और दोनों को मिलाकर पूछे तो हमारे कार्ल मार्क्स जी। ओके, कहाँ थे? 55 नंबर क्वेश्चंस। हीगेल प्रत्यय के इतिहास में ही संघर्ष का इतिहास देखता है, किंतु मार्क्स के अनुसार प्रत्यय गौण है और पदार्थ प्रधान। इसीलिए संघर्ष का इतिहास पदार्थ में है, न कि प्रत्यय में। इसलिए मार्क्स कहा करता था कि हीगेल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत सिर के बल चलता है। इस प्रकार हीगेल से द्वंद्व सिद्धांत और फायबाक से भौतिकवाद लेकर मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का शिलान्यास किया। ये तो सारा इसी क्वेश्चन में आ गया है जो अपन ने अभी देखा जस्ट। ओके, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो सारा कथन जो अभी अपन ने पढ़ा है वो किस आलोचक का है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। अब देख लीजिए, दो क्वेश्चंस को मिलाकर जो कथन बनाया है ये किनका है? धीरेन्द्र वर्मा का। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसका उत्तर माना जाएगा। फिर आ गए हम 56 नंबर क्वेश्चन। मूल्य का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ वैल्यू का सिद्धांत किसने दिया? ये दो सिद्धांत का नाम और आ गया है, मूल्य का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये भी हमारे कार्ल मार्क्स जी का ही है। दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं? कार्ल मार्क्स। एंजल्स, लेनिन, लुकाच, ये भी ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन हमारा उत्तर क्या माना जाएगा? कार्ल मार्क्स। तो याद रखिए, मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, थ्योरी ऑफ वैल्यू कार्ल मार्क्स। ओके, 57 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। मार्क्सवाद के अनुसार मानव इतिहास की 4 अवस्थाएं मानी जाती है। मार्क्सवाद के अनुसार मानव इतिहास की 4 अवस्थाएं मानी जाती है, जिनमें सबसे प्राचीन अवस्था, अच्छा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ भी लिया है पहले। आदिम अवस्था जो है वो सबसे प्राचीन अवस्था है। फिर दास अवस्था, सामंतावस्था, पूंजीपति अवस्था। पूंजीपति अवस्था सबसे वर्तमान की अवस्था। ओके, तो ये प्राचीन अवस्था आपको पता ही है, आदिम अवस्था। फिर हम आए हैं 58 नंबर के क्वेश्चन में। आदिम अवस्था को कहा जाता है प्राचीन राजशाही अवस्था, प्राचीन साम्यवादी अवस्था, प्राचीन लोकतांत्रिक अवस्था और उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर नहीं आएगा, यहाँ उत्तर आएगा ब, प्राचीन साम्यवादी अवस्था। आदिम अवस्था को कहा जाता है प्राचीन साम्यवादी अवस्था। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मार्क्सवाद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? मार्क्सवाद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बन सकता है। मार्क्सिज्म, मार्क्सी, मोशलेश और सर्कलियुज्म। तो यहाँ उत्तर ए माना जाएगा, मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद नाम से ही मिलता जुलता है, याद रह जाएगा। अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो मार्क्सिज्म का पर्याय है मार्क्सवाद। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का पारिभाषिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का पारिभाषिक प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने किया था। एंजल्स, माओ त्से-तुंग, लेनिन, ये भी ऑप्शन है, पर अपना उत्तर है ब, कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का पारिभाषिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। चलिए 60 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। हम पहुंच गए हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। द्वंद्व सिद्धांत किस भाषा के डायलॉग शब्द से उद्भूत हुआ है? तो यहाँ उत्तर है ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी ऑप्शंस हैं, पर अपना उत्तर है ए, ग्रीक। द्वंद्व सिद्धांत किस भाषा के डायलॉग शब्द से, ये डायलॉग शब्द से बना है, तो ये भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा।
देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। द्वंद्व सिद्धांत वस्तुतः ग्रीक शब्द, ये वापस उसी की आवृत्ति हो रही है यहाँ। द्वंद्व सिद्धांत वस्तुतः ग्रीक शब्द डायलॉग के से उद्भूत हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ वाद विवाद करना होता है। प्राचीन ग्रीस में वाद विवाद एक साधन था जिसके द्वारा लोग एक दूसरे की बातों में तार्किक असंगतियों और आत्मविरोध की ओर संकेत कर सत्य का अन्वेषण करते थे। अन्वेषण यानी खोज करना, तो ये सत्य का अन्वेषण करते थे। इस प्रकार से ये कथन है पूरा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के यहाँ 2-3 कथन आ गए हैं। देखिए रामविलास शर्मा, नगेंद्र बच्चन सिंह आदि ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ अपना उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कथन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आ गए हैं 63 नंबर क्वेश्चन। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूलभूत मान्यताएं कितनी हैं? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ उत्तर है 4। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूलभूत मान्यताएं 4 है। मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता, अच्छा ये मान्यताएं इनकी व्याख्या कर रखी है यहाँ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूलभूत मान्यताएं निम्न है। जो 4 दे रखी है वो कौन सी मान्यताएं हैं? वाद, प्रतिवाद, संवाद और गुणात्मक परिवर्तन। वाद, प्रतिवाद, संवाद और गुणात्मक परिवर्तन। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन। मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। कला के लिए, धर्म तथा ईश्वर में अविश्वास, साहित्य लोक कल्याण के लिए, वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो यहाँ ए उत्तर है। कला के लिए नहीं है, ये विशेषता मार्क्सवाद की नहीं है। धर्म तथा ईश्वर में ये अविश्वास रखते थे। साहित्य लोक कल्याण के लिए होता है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना ये चाहते थे कि कोई अलग अलग वर्ग ना हो। चलिए आगे देखिए। अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। मार्क्सवादी कला के लिए न मानकर कला को लोक कल्याण के लिए मानते थे। ओके, अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। कला को ये है कला के लिए न मानकर कला को ये लोक कल्याण के लिए मानते थे। 65 नंबर क्वेश्चन। मार्क्सवादी प्रमुखतः किसका विरोध करते थे? पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, आदर्शवाद। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको आ जाना चाहिए। उपयुक्त सभी, ये सभी का ही विरोध करते थे, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और आदर्शवाद। फिर है 66। इस टॉपिक में क्वेश्चंस है टोटल 70 और हम पहुंच गए हैं 66 नंबर के क्वेश्चंस में। तो ये आज टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इसमें से 100% अपने एक क्वेश्चन आना ही है। तो 66 देखिए आगे। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। यहाँ यही ऑप्शंस बार बार आते हैं, लेनिन, माओ सेतुंग, जॉर्ज लुकास, पर हमारा उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। विश्व के मजदूरों को एक करने का नारा दिया था इन्होंने। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए। मार्क्सवादी आलोचकों की साहित्य और कला संबंधी सभी मान्यताओं का मूल है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद, पूंजीवाद, कलावाद। तो उत्तर ए है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवादी आलोचकों की साहित्य और कला संबंधी सभी मान्यताओं का मूल बताया है इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ये कथन एंजल्स, लेनिन, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज लुकास। तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन कार्ल मार्क्स जी का, तो यही इसका उत्तर है। कार्ल मार्क्स ने दिया है ये कथन कि धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। धर्म को इन्होंने अच्छा नहीं माना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। धर्म उन नियमों की नींव डालता है जिसके द्वारा समाज का एक बड़ा हिस्सा दूसरे के लिए काम करने को बाध्य किया जाता है। उपयुक्त कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, जॉर्ज लुकास। तो यहाँ उत्तर लेनिन है। ये कथन पूछा है इसमें, धर्म उन नियमों की नींव डालता है जिसके द्वारा समाज का एक बड़ा हिस्सा दूसरे के लिए काम करने को बाध्य किया जाता है। ओके, ये कथन किसका है? लेनिन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हम। 70 नंबर का क्वेश्चन है। मार्क्सवाद को सोवियत संघ के अक्टूबर क्रांति के बाद 1917 में लेनिन ने पहली बार व्यवहारिक रूप दिया। बाद में माओ सेतुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत देकर इसे और
अधिक समृद्ध किया। इस तरह मार्क्सवाद से तात्पर्य कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की उस विचारधारा से है जिसे ब्लाई ई लेनिन, जे स्टालिन और माओ से तुंग ने समृद्ध किया। इसीलिए आज मार्क्सवाद एक संपूर्ण जीवन दर्शन का नाम है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये इतना बड़ा कथन है, इसमें सभी का, ये जो मार्क्सवादी है उनके सभी के नाम आ गए हैं जो बार बार आपके ऑप्शंस में आ रहे थे, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, माओ से तुंग, लेनिन। तो ये उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर अमरनाथ का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कथन को, और कोई भी कीवर्ड इसमें से पकड़ के और आपको याद रखना है। चलिए, ये आपने टॉपिक पूरा क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई दूसरा नया टॉपिक। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। रिवीजन करना है हमें जल्दी जल्दी से, और अगर एक बार ये रिवीजन हो जाएगा तो हम इसी टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।